आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही प्राचीन और गहरी कला पर है, नाड़ी परीक्षण। हम सब ने कभी न कभी डॉक्टर को अपनी कलाई पकड़कर नब्ज जांचते हुए देखा है। पर क्या ये सिर्फ दिल की धड़कन गिनना है? हमारे आज के स्रोत कुछ और ही कहते हैं। एक जगह लिखा है, नाड़ी शरीर की नहीं, आत्मा की कहानी बताती है। तो आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि हमारी कलाई पर मौजूद एक छोटी सी धड़कन हमारे शरीर, मन और ऊर्जा के बारे में क्या कुछ बता सकती है। जी, ये एक बहुत ही सुंदर विचार है। हम अक्सर स्वास्थ्य को सिर्फ शारीरिक स्तर पर देखते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, वजन। लेकिन नाड़ी परीक्षण एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। ये एक समग्र विश्लेषण है। सोचिए, जैसे किसी संगीतकार को सितार के तार की जरा सी झंझनाहट से पता चल जाता है कि सुर सही है या नहीं। ठीक उसी तरह एक अनुभवी वैद्य नाड़ी की लय, उसकी गति और गहराई से शरीर और मन के पूरे सामंजस्य को पढ़ लेता है। ये सिर्फ गिनती नहीं, ये उस संगीत को सुनना है जो हमारे भीतर हर पल बज रहा है। वाह, भीतर का संगीत, ये सुनने में ही कितना गहरा लगता है। तो चलिए इस संगीत को सुनना सीखते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है, मतलब ये काम कैसे करता है? वैद्य असल में कलाई पर क्या महसूस कर रहे होते हैं? इसकी प्रक्रिया बहुत ही सूक्ष्म और ध्यान देने वाली है। वैद्य कलाई पर, जहां अपना अंगूठा खत्म होता है, उस जगह जो रेडियल आर्टरी है, उस पर अपनी 3 उंगलियां रखते हैं, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका। अच्छा। और ये सिर्फ 3 उंगलियां नहीं हैं, ये आयुर्वेद के 3 मूल स्तंभों यानी 3 दोषों, वात, पित्त और कफ को महसूस करने के, कह सकते हैं, 3 दरवाजे हैं। अच्छा, तो हर उंगली का एक खास काम है। तर्जनी वात के लिए, मध्यमा पित्त के लिए और अनामिका कफ के लिए। पर ये सिर्फ महसूस करती है या इनकी धड़कन में कोई फर्क भी होता है? यहीं पर ये विज्ञान एक कला बन जाता है। हर दोष की नाड़ी की एक अपनी विशिष्ट चाल होती है, एक अपना चरित्र होता है। और इसे आसानी से समझाने के लिए प्राचीन वैद्यों ने इसकी तुलना जानवरों की गति से की है, जो बहुत ही दिलचस्प है। जानवरों के गति से? ये तो वाकई में दिलचस्प है, बताइए इसके बारे में। तो सबसे पहले तर्जनी उंगली के नीचे महसूस होती है वात नाड़ी। इसकी चाल को सर्प गति कहा गया है, यानी सांप की तरह। सांप की तरह? हाँ, ये तेज, पतली, हल्की और थोड़ी अनियमित होती है, जैसे कोई सांप तेजी से जमीन पर रेंग रहा हो। अगर ये नाड़ी बहुत प्रबल हो तो ये शरीर और मन में वात के गुण जैसे बेचैनी, चिंता, गैस, रूखापन या नींद ना आने का संकेत देती है। मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा सोच रहा है या बहुत क्रिएटिव और बेचैन है, तो क्या उसकी नाड़ी में ये सर्प गति ज्यादा महसूस होगी? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। अब आते हैं मध्यमा उंगली पर, जो पित्त नाड़ी को महसूस करती है। इसकी तुलना मेंढक या चिड़िया की उछाल से की गई है, मंडूक गति। मेंढक की तरह? जी, ये उछलती हुई, मजबूत, गर्म और एक लय में धड़कती है। अगर ये ज्यादा महसूस हो तो ये शरीर में पित्त के गुण दर्शाती है, जैसे गर्मी, एसिडिटी, गुस्सा, जलन या फिर महत्वाकांक्षा और तेज दिमाग। तो क्या एक बहुत महत्वाकांक्षी लीडर या सीईओ की नाड़ी अक्सर मेंढक की तरह उछलती हुई मिलेगी? क्या इसका मतलब ये है कि महत्वाकांक्षा शरीर में गर्मी पैदा करती है? एक तरह से हाँ, पित्त ऊर्जा ही हमें आगे बढ़ने और लक्ष्य हासिल करने की शक्ति देती है। और तीसरी है अनामिका उंगली के नीचे कफ नाड़ी। इसकी चाल को हंस गति कहा गया है। हंस गति? जैसे एक हंस पानी पर बहुत धीरे धीरे, स्थिरता और गरिमा के साथ तैरता है, वैसी ही ये नाड़ी धीमी, गहरी, ठंडी और बहुत लयबद्ध होती है। यह शांति, स्थिरता, शरीर में भारीपन या फिर किसी से गहरे भावनात्मक लगाव का संकेत हो सकती है। ये तो अद्भुत है। पर क्या किसी की नाड़ी हमेशा एक जैसी ही रहती है या ये बदलती रहती है? और यही इस विज्ञान का सबसे कमाल का पहलू है। यहाँ 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रकृति और विकृति। प्रकृति और विकृति? हाँ, प्रकृति आपका मूल स्वभाव है, आपका जन्मजात कॉन्स्टिट्यूशन, जो जीवन भर लगभग एक जैसा रहता है। हो सकता है आपकी प्रकृति कफ वाली हो, यानी आप स्वभाव से शांत और स्थिर हों। लेकिन विकृति आपका वर्तमान असंतुलन है। हो सकता है कि आज काम के तनाव की वजह से आपकी नाड़ी में वात यानी सांप की चाल बढ़ी हुई हो। एक कुशल वैद्य इन दोनों को एक साथ पढ़ता है। वो ये समझता है कि आपकी असली कहानी क्या है और आप आज कौन सी कहानी जी रहे हैं। वाह! तो ये सिर्फ बीमारी पकड़ने की तकनीक नहीं है, ये तो एक तरह से पूरे व्यक्तित्व का और उस पल की मानसिक स्थिति का नक्शा है।
इसका मतलब ये सिर्फ शारीरिक लक्षणों से कहीं आगे जाता है। बहुत आगे। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आपको सर्दी जुकाम है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बातें बताता है। जैसे ये आपकी अग्नि की स्थिति बताता है, यानी आपकी पाचन शक्ति कैसी है, मजबूत है या कमजोर। जो हम आज गट ब्रेन कनेक्शन की बात करते हैं, वो आयुर्वेद हजारों सालों से नाड़ी के जरिए समझ रहा है। ये भी बताता है कि शरीर में अमा यानी वो विषैले तत्व कितने जमा हो गए हैं। और मानसिक स्तर पर तनाव या नींद जैसी चीजों के बारे में क्या? मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तो ये जैसे एक आईना है। नाड़ी की लय से ये पता चल जाता है कि व्यक्ति गहरे तनाव में है या शांत है। उसकी नींद गहरी है या कच्ची है, ये भी पता चल जाता है। यहाँ तक कि शरीर में हार्मोनल असंतुलन और रक्त संचार की स्थिति का भी अंदाजा लग जाता है। और देखिए, हर दोष एक प्रमुख भावना से भी जुड़ा है। अच्छा। जी, वात का असंतुलन अक्सर डर और चिंता पैदा करता है। पित्त का असंतुलन गुस्सा और चिड़चिड़ापन लाता है। और कफ का असंतुलन मोह या किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव पैदा कर सकता है। एक मिनट, मतलब अगर मैं किसी बात पर बहुत गुस्सा हूं तो एक वैद्य मेरी कलाई छूकर ये बता सकता है? ये तो एक तरह का इमोशनल लाई डिटेक्टर टेस्ट हो गया। आप इसे ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। मेरे पास एक बार एक व्यक्ति आए थे जिनकी नाड़ी बहुत धीमी और भारी थी, बिल्कुल हंस की तरह। सारी जांचों में कोई शारीरिक बीमारी नहीं निकली, पर उनकी नाड़ी में गहरा भारीपन था। बात करने पर पता चला कि वो हाल ही में अपने किसी प्रियजन को खो चुके थे और गहरे दुख और लगाव में थे। यह कफ का भावनात्मक असंतुलन था जो उनकी नाड़ी साफ साफ बता रही थी। ये तो मन और शरीर के कनेक्शन का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन स्रोतों में एक और भी गहरा कनेक्शन बताया गया है, प्राण ऊर्जा का। इसका नाड़ी परीक्षण से क्या लेना देना है? यहाँ यह विषय भौतिक शरीर से उठकर ऊर्जा शरीर में प्रवेश करता है। योग विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ये नसें नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा के सूक्ष्म चैनल हैं जिनमें प्राण यानी जीवन शक्ति बहती है। जहां प्राण का प्रवाह अच्छा है वहां स्वास्थ्य है, जहां रुकावट है वहां बीमारी है। 72,000, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इन सब पर नजर कैसे रखी जा सकती है? इन 72,000 में से 3 सबसे प्रमुख हैं जिन्हें योग का आधार माना जाता है। पहली है ईड़ा नाड़ी, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ये शरीर के बाईं ओर होती है और हमारी मानसिक, भावनात्मक और ठंडी ऊर्जा से जुड़ी है। ठीक है। दूसरी है पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी, जो दाईं ओर होती है और हमारी शारीरिक, क्रियात्मक और गर्म ऊर्जा को नियंत्रित करती है। और तीसरी है सुषुम्ना, जो रीढ़ की हड्डी के बीच से गुजरने वाली केंद्रीय नाड़ी है। ये आध्यात्मिक जागृति का मार्ग है। तो क्या नाड़ी परीक्षण से इन ऊर्जा चैनलों के बारे में भी पता चलता है? हाँ, बिल्कुल। एक कुशल वैद्य ये महसूस कर सकता है कि उस समय शरीर में कौन सी ऊर्जा, चंद्र या सूर्य, अधिक सक्रिय है। अगर आपकी ईड़ा नाड़ी ज्यादा सक्रिय है तो आप ज्यादा शांत, रचनात्मक और भावुक महसूस करेंगे। अगर पिंगला ज्यादा सक्रिय है तो आप ज्यादा तार्किक, ऊर्जावान और काम करने के मूड में होंगे। स्वस्थ रहने के लिए इन दोनों में संतुलन बहुत जरूरी है। और जब दोनों पूरी तरह संतुलित होकर सुषुम्ना में विलीन हो जाती हैं, तो वो गहरे ध्यान और परम शांति की अवस्था होती है। इसीलिए शायद इसे एक आध्यात्मिक डायग्नोस्टिक टूल भी कहा गया है। इसका मतलब ये सिर्फ हमारी भावनाओं को ही नहीं, बल्कि हमारी चेतना की स्थिति को भी दर्शाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। यह एक सटीक दर्पण है जो बताता है कि मन की स्थिति कैसी है। क्या मन बंदर की तरह यहां-वहां भटक रहा है या शांत और एकाग्र है? क्या व्यक्ति वर्तमान क्षण में जी रहा है या अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में खोया हुआ है? जब मन में पूरी शांति होती है तो नाड़ी एक बहुत ही सुंदर और सामंजस्यपूर्ण लय में चलती है। लेकिन जैसे ही मन में गुस्सा, अपराध बोध या डर जैसी कोई भावना आती है, नाड़ी की लय तुरंत बदल जाती है। ये मन का तत्काल प्रतिबिंब है। ये सब सुनकर लगता है कि अपनी नाड़ी के संतुलन का ध्यान रखना कितना जरूरी है। पर हम जैसे आम लोग जो वैद्य नहीं हैं, वो कैसे समझे कि हमारी नाड़ी या ऊर्जा का प्रवाह ठीक नहीं है? रोजमर्रा की जिंदगी में इसके क्या लक्षण दिखते हैं? यह बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि हमारा शरीर हमें लगातार संकेत देता है, बस हम उन्हें सुनना भूल गए हैं। कुछ सामान्य संकेत हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर लगातार बिना किसी वजह के बेचैनी या चिंता महसूस हो रही है, जिसे हम एंग्जाइटी कहते हैं, तो ये वात के बढ़ने का संकेत हो सकता है। और शरीर के तापमान का इससे कोई लेना देना है? हाँ,
अगर आपको हर समय बहुत ज्यादा ठंड लगती है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो ये भी ऊर्जा के असंतुलन का संकेत है। लगातार थकान महसूस होना, भले ही आप 8 घंटे सोए हों, ये दिखाता है कि शरीर का प्राण कमजोर पड़ रहा है। मूड में बहुत तेजी से बदलाव आना, कभी बहुत खुश, कभी एकदम से दुखी, ये भी एक लक्षण है। मुझे लगता है पाचन संबंधी समस्याएं भी इसी से जुड़ी होंगी। निश्चित रूप से पाचन की समस्याएं, गैस, एसिडिटी, कब्ज अक्सर नाड़ी के असंतुलन का पहला संकेत होती हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गले या छाती में भारीपन महसूस होना या फिर नींद में गड़बड़ी, जैसे नींद आने में बहुत देर लगना या रात में बार बार नींद टूटना, ये सभी संकेत हैं कि शरीर का आंतरिक संगीत बेसुर हो रहा है। ठीक है, तो अगर किसी को अपने अंदर ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो नाड़ी को वापस सुर में लाने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ के पास ही जाना होगा? शुरुआत में कुछ बहुत ही सरल और असरदार उपाय हैं जो कोई भी घर पे कर सकता है, जो प्राण के प्रवाह को तुरंत सुधारते हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है हमारी सांस। सिर्फ 5 मिनट के लिए सचेत होकर गहरी पेट की सांस लेना, जिसे डीप बेली ब्रीदिंग कहते हैं। यह हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और बढ़े हुए वात को तुरंत कम करता है। और अगर पित्त या कफ बढ़ा हुआ हो तो उसके लिए कोई खास सांस की तकनीक? हाँ, अगर शरीर में गर्मी, एसिडिटी या गुस्सा ज्यादा है, यानी पित्त असंतुलित है, तो शीतली या शीतकारी प्राणायाम बहुत फायदा करता है। ये सांस की तकनीकें शरीर में प्राकृतिक रूप से ठंडक पैदा करती हैं। और एक प्राणायाम जो तीनों दोषों के लिए रामबाण माना जाता है, वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम? जी, ये इड़ा और पिंगला यानी सूर्य और चंद्र नाड़ी में संतुलन लाता है, जिससे पूरी ऊर्जा प्रणाली व्यवस्थित हो जाती है। ये दिमाग के फाइट या फ्लाइट मोड को बंद करके रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को चालू कर देता है। सांस के अलावा हमारे रोज की आदतों या जीवन शैली में क्या छोटे-मोटे बदलाव किए जा सकते हैं? जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव बड़ा असर डालते हैं। जैसे अगर वात यानी बेचैनी बढ़ी है, तो दिन भर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीना बहुत मदद करता है। अगर कफ यानी भारीपन और सुस्ती महसूस हो रही है, तो सुबह की ताज़ी हवा में 20-30 मिनट की सैर चमत्कार कर सकती है। और एक बहुत ज़रूरी नियम है, रात का भोजन सूरज ढलने के आसपास और बहुत हल्का करना, ताकि पाचन तंत्र को रात में आराम मिल सके। ध्यान और मालिश के बारे में भी बताया गया है, उनकी क्या भूमिका है? रोजाना सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देना मन की भागदौड़ को शांत करता है। और जैसे ही मन शांत होता है ना, नाड़ी अपने आप स्थिर होने लगती है। और तेल मालिश, जिसे आयुर्वेद में अभ्यंग कहते हैं, वो सिर्फ मालिश नहीं है, वो खुद को स्नेह देने की, खुद से जुड़ने की एक प्रक्रिया है। ये त्वचा को पोषण देती है, तनाव कम करती है और पूरे शरीर में प्राण के प्रवाह को सुगम बनाती है। इन सब का मूल सिद्धांत एक ही है, जब आप अपने प्राण का ध्यान रखते हैं तो नाड़ी अपने आप संतुलित हो जाती है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि नाड़ी परीक्षण सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टूल नहीं, बल्कि अपने शरीर, मन और ऊर्जा के साथ संवाद करने की एक कला है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम भीतर से कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारे अंदर कहाँ रुकावटें हैं और हम खुद को वापस संतुलन में कैसे ला सकते हैं। बिल्कुल, इसका सबसे गहरा संदेश यही है, अपनी नाड़ी को समझना अपनी जिंदगी को समझना है। ये केवल बीमारी का पता लगाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमें आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है। ये हमें अपने शरीर की उस भाषा को सुनना सिखाता है जिसे हम भागदौड़ भरी जिंदगी में अनसुना कर देते हैं। और इसी के साथ हम आज के श्रोता के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हमारी नाड़ी हर पल, हर भावना के साथ हमारे मन और शरीर की सच्ची कहानी बता रही है, तो क्या हम उस कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? और अगर हम उसे सुने, तो अपनी जिंदगी की कहानी को और बेहतर और सुरीला बनाने के लिए हम आज क्या एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं?